नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपने निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ने जा रहे हैं जो कि यूपीएससी, पीएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं जहां मेंस में निबंध आता है, आपके लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी यूपी का जीआईसी का पेपर मेंस का होने वाला है, अभी उस पर हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि जीआईसी में भी निबंध पूछे जाते हैं। निबंध रचना सबसे कठिन होती है। कई बार आपके साथ क्या होता है कि भई आपको आ रहा था, शब्द आ रहे थे, आपके दिमाग में थे लेकिन आप उनको बराबर कॉपी पर नहीं उतार पा रहे थे। तो यदि आप कॉपी पर नहीं उतार पाएँगे, फिर उन शब्दों का कोई मोल नहीं रह जाता है, यदि आप उनको सार्थक तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं तो। इसमें हम आपको शब्द रचना ही सिखाते हैं। जब आप अच्छे से शब्द लिखना सीख जाते हो, जब आपके पास शब्द ज़्यादा होते हैं, तो आप कोई भी निबंध लिख सकते हो। इसलिए क्लास पूरी देखनी है, जब आप पूरी देखेंगे तो आपको हम उदाहरण के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से समझाते हैं कि निबंध लिखते कैसे हैं। आपको काफ़ी सारे निबंध कराए गए हैं, अलग-अलग टॉपिक पर कराए गए हैं। आप अगर इतने ही निबंध तैयार कर ले रहे हैं अच्छे से तो आपका बेहतर हो जाएगा। ख़ास करके जीआईसी के लिए हमने 70 निबंध की एक ई-बुक भी तैयार करा दी है क्योंकि अभी इन बच्चों के पास टाइम थोड़ा कम है, कम टाइम में इनको सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अगर हम निबंध 70 ऐसे कराएँगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए ई-बुक करा दी गई है जो काफ़ी बच्चों को पसंद आ रही है। आप ऐप पर जाके देख सकते हैं। पीडीएफ आपको जो मिलेगी वह ऐप पर मिलेगी इस निबंध की। ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, लिंक लेना है, आपको ऐप डाउनलोड रखना है और वहाँ से अपने अभ्यास करने रहने हैं। देखो, अभ्यास से बहुत लाभ होगा। अभी यू उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा हुई थी वहाँ 5 निबंध आए थे और उत्तराखंड में 3 निबंध आए थे और आरओ-एआरओ में अपने पूरे निबंध आए थे। तो इससे क्या समझ आता है कि यदि हम इतने टॉपिक सही से पढ़ लें, तो हमारा निबंध अच्छा निकल जाएगा। बाकी ई-बुक वगैरह जो दी जाती है वह आपके अभ्यास में काम आती है। आप खुद से उसको पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं और उसका लाभ आपको मिलता है। आज का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम जितने टॉपिक पढ़ाते हैं सब महत्वपूर्ण ही हैं। डिजिटल शिक्षा और अवसर और चुनौतियाँ। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, इसके बाद मुख्य भाग लिखते हैं और इसके बाद निष्कर्ष आता है। प्रस्तावना लगभग 100 शब्द की रहती है जिसमें हम बात करते हैं कि हमारा टॉपिक कहना क्या चाहता है। मुख्य भाग मुख्य निबंध रहेगा जो कि पैराग्राफ में लिखते हैं। इसमें कोई हेडिंग प्रयोग नहीं होगी, कोई गलत शब्द प्रयोग नहीं होगा, कोई गलत तथ्य प्रयोग नहीं होगा, कोई डायग्राम नहीं बनेगा, कोई बिंदु नहीं बनेगा। पैराग्राफ के माध्यम से इसको हम लिखते चलते हैं। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, पैराग्राफ जो हमारे बनेंगे, वो एक-दूसरे से जुड़े हुए भी होने चाहिए, समरूप भी होने चाहिए। इसके बाद निष्कर्ष आता है, निष्कर्ष पूरे निबंध का निचोड़ रहता है। टॉपिक हमारा आज है डिजिटल शिक्षा, अवसर और चुनौतियाँ। कि डिजिटल शिक्षा क्या है, पहले इस पर बात करनी है, इससे क्या अवसर मिलने हैं और क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, इन पर हमें बात करनी है। अभी चूँकि 2014 से हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल युग शुरू हुआ है, जिसमें क्या है कि पूरा जो भारत में 2014 से शुरू हुआ है, बाहर पहले चल रहा था। इससे क्या हुआ है कि पूरा विश्व एक-दूसरे से आभासी रूप से जुड़ा हुआ है। आभासी रूप मतलब ये है कि वास्तव में किसी देश की हमारे यहाँ से दूरी भले ही कितने हज़ार किलोमीटर हो, लेकिन इंटरनेट ने उसकी दूरी को बहुत कम कर दिया है या ना के बराबर कर दिया है। तो डिजिटल युग जब आया है तो आवश्यकता हमारी हो रही है कि हमारा जो शिक्षा का स्वरूप है वो भी डिजिटलीकृत होना चाहिए। सबसे पहले हम एक रूपरेखा बनाते हैं, रूपरेखा में मदद करेगी जब हम निबंध लिख रहे होंगे। पूरी क्लास आपको देखना है, जब आप पूरा क्लास देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार हम निबंध को लिखते हैं। समझना इसलिए आवश्यक है कि समझा हुआ ही याद रहता है परीक्षा तक। प्रस्तावना में बात करेंगे शिक्षा का बदलता स्वरूप। पहले चूँकि पुस्तक वाली शिक्षा थी, तो पुस्तक वाली शिक्षा क्या थी, हम कॉपी पर लिखते थे। अब लगभग चीज़ें डिजिटलीकृत हो गई हैं। ज़्यादा सोर्स उपलब्ध हो गए हैं, ज़्यादा आसान हो गया है पढ़ना। लेकिन यह आसान उनके लिए हुआ है, जो डिजिटल शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनको डिजिटलीकरण का ज्ञान है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का चूँकि बढ़ता प्रयोग है, अभी आपने देखा होगा मोबाइल बढ़ रहे हैं, इंटरनेट बढ़ रहे हैं, यानी लोग एक-दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, जो बाहर काम आ रहे हैं, जितने ऑफ़िस हैं, वो लगभग अब डिजिटलीकृत होते जा रहे हैं, यानी संचार प्रौद्योगिकी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रही है।
जब संचार प्रौद्योगिकी बड़े स्तर पर बढ़ रही है, तो हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हमारी टेक्नोलॉजी मजबूत हो रही है। मजबूत होती टेक्नोलॉजी को हमें भी सीखना है और हमें उसमें अपना हिस्सा योगदान देना है। डिजिटल युग में शिक्षा की नई अवधारणा पर बात करेंगे, क्योंकि जैसी ज़रूरत वैसा ज्ञान, हमारा सीधा-सीधा हिसाब है। जो बच्चा अब टेक्निकली मजबूत नहीं होगा, उससे शायद काम नहीं मिल पाए। आप एक चीज़ खुद देखो, पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करते थे तो कागज़ का एक 20 पन्ने का फॉर्म लाते थे, उसको भरते थे, फ़ोटो चिपकाते थे, भेजते थे। अब जब आप अप्लाई करते हो, तुरंत ऑनलाइन जाते हो, साइट पर जाते हो, अप्लाई करते हो जाता है। जो बच्चे अभी अप्लाई करना नहीं जानते हैं, वो साइबर कैफ़े जाते हैं। यानी वो टेक्निकली रूप से अभी उतने मजबूत नहीं हैं। डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता पर बात करेंगे और प्रासंगिकता की बात करेंगे। देखिए, हमारा प्रयास है, यदि आप हिंदी माध्यम से हो, तो आपको ना निबंध रटना पड़े, ना जीएस रटना पड़े। सोचो, यदि आपको यूपीएससी के जो जीएस वगैरह के सब्जेक्ट हैं, वो भी ऐसे रटा दिए जाएँ, पीएससी के जो जीएस है, वो भी ऐसे याद करा दी जाए, समझा-समझा के सिखा दी जाए, तो कितना फ़ायदा हो। ऐप पर आप जाओगे, ये सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में सिखाई गई हैं। ऐप आप बहुत आपके काम आने वाला है, ख़ास करके हिंदी माध्यम के लिए बहुत बच्चे पहुँच रहे हैं, आप भी पहुँचो। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि निबंध वगैरह की क्लास आपकी यहीं पर कराई जाती है। फिर हम बात करेंगे डिजिटल माध्यमों से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या है। अब डिजिटल माध्यम आ गए हैं, जैसे ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग शुरू हुआ है, स्मार्ट क्लास आ गए हैं, यानी वर्चुअल लैब है। अब क्या है, सीखना आसान हो गया है। अब आप कहीं पर भी रह के चीज़ों को सीख सकते हैं, कहीं पर भी रह के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और ये आसान कैसे हो पाया, जब चीज़ें डिजिटलीकृत हुई, यानी डिजिटल रूप से एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुई। फिर इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग देखेंगे कैसे किया जाता है। बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर या कोई यंत्र के आप इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी ऑनलाइन सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर देखेंगे कैसे इसमें एआई आता है। देखो, ये सब निबंध आपके महत्वपूर्ण हैं, और इससे ज़्यादा अच्छे महत्वपूर्ण निबंध आपके ई बुक में कराए गए हैं। जो चीज़ें यहाँ कम रह गई हैं, वो भी वहाँ कवर कराया गया है, इसलिए आप उसको ज़रूर लीजिएगा। पारंपरिक शिक्षा का आधुनिक रूप क्या होता है, उसकी बात करेंगे। अगर आप बीपीएससी से हैं, तो आपके लिए भी ई बुक करा दी गई है। आपको तो सबसे ज़्यादा कठिन दिक्कत आती है, जो थर्ड आपका है खंड निबंध का, उसको लिखने में। उस पर भी हमने अच्छे निबंध कराए हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा अगर आप बीपीएससी वगैरह से हैं। हर स्टेट का निबंध का कराएँगे सेक्शन। भारत में डिजिटल शिक्षा का विकास कैसे हुआ? जैसे तकनीकी विकास की भूमिका पर बात करेंगे। जब इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन इनका प्रसार हुआ, तो धीरे-धीरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनने लगे। जब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनने लगे, यानी लोग ज़्यादा वहाँ पर आकर्षित होने लगे, और ऑनलाइन शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता शुरू हो जाती है। देखिए, हमारा प्रयास है, 10,000 निबंध लिखे जाते हैं, तो आपकी कॉपी 1 से 100 के बीच ज़रूर पहुँचे। 1 से 100 के बीच पहुँचेगी, तो आपकी कॉपी में कोई कमी नहीं रहेगी। जीएस का एक पेपर लिख के जितना नंबर पाते हो, 2 या 3 निबंध लिख के उतने नंबर मिल जाते हैं। इसलिए निबंध पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। सरकारी प्रयासों की बात करेंगे, जैसे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ कौन-सी हैं? विद्यालयों और उच्च शिक्षा में तकनीकी संसाधनों का विकास किस प्रकार होता है? फिर बात करेंगे ई-लर्निंग और डिजिटल सामग्री का निर्माण कैसे किया जाता है? डिजिटल शिक्षा के अवसर क्या हैं? जैसे शिक्षा तक अब व्यापक पहुँच हो गई है। जैसे गाँव के बहुत सारे बच्चे हैं, जो पढ़ने या शिक्षा के लिए शहर नहीं जा सकते हैं, उन तक शिक्षा पहुँच चुकी है। समय और स्थान की बाधा समाप्त हो गई है। अब ऐसा नहीं कि आपकी क्लास 10 बजे चल रही है, तो आप 10 बजे ही पढ़ने बैठो। आप अपनी सुविधा के अनुसार भी पढ़ सकते हो। सभी आयु वर्ग के लिए सीखने के अवसर हैं। मान लेते हैं कोई बुजुर्ग हैं, और उनको अच्छा लगता है कि वो गाना गाएँ, तो उनको ऑनलाइन क्लास मिल सकती है, यानी अब ना उम्र की बात है और ना दूरी की बात है, सबको मौका मिल रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, यानी विशेषज्ञ शिक्षकों तक पहुँच हो रही है। किसी कोचिंग में जब आप एडमिशन लेते हो, तो वहाँ जो टीचर बैठा दिया जाता है, आपको उसी से पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन में क्या है, आपको मान लो कोई टीचर है, वो नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है वो टाइम पास कर रहा है, या नहीं वो व्यवस्थित चीज़ें पढ़ा रहा है, या परीक्षा अनुकूल नहीं पढ़ा रहा है, या आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप बदल सकते हो। विविध अध्ययन सामग्री की उपलब्धता की बात करेंगे, स्वयं की गति से अध्ययन के विकास को देखेंगे। फिर हम कौशल विकास की बात करेंगे, जैसे डिजिटल शिक्षा में साक्षरता में वृद्धि हुई है, तकनीक एवं व्यावसायिक कौशल विकास हुआ है, रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर मिले हैं। कैसे रोजगार के अवसर मिले हैं, कैसे उद्यमिता, क्योंकि अब नए तरीके का रोजगार भी आ गया। भाई डिजिटलीकृत रोजगार आ गया, ऐसे समझो।
नवाचार एवं अनुसंधान की बात करेंगे, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीकों का उपयोग इसमें किया जाता है। शोध कार्यों में सुविधा है। वैश्विक ज्ञान संसाधनों तक अब पहुँच यहाँ पर देखी जाती है कि कैसे वैश्विक ज्ञान और संसाधनों तक लोगों की पहुँच हो रही है। कैसे एक चीज़ के लिए वो बहुत सारी किताबें ऑनलाइन देख पा रहे हैं, चीज़ें ऑनलाइन देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फिर पर्यावरणीय लाभ की बात करेंगे, जैसे कागज़ की खपत में कमी आई है। जब कागज़ की खपत में कमी होगी तो पर्यावरण को लाभ होगा। डिजिटल लो नोट्स और ई-बुक का प्रयोग किया जा रहा है। ई-बुक जैसे हम आपको निबंध की दे रहे हैं, आप उसको अच्छे से जब चाहो, जिस टाइम चाहो उसको प्रयोग कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों की बात करेंगे, जैसे डिजिटल विभाजन है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असमानता है। गाँव में अभी बहुत बार लाइट ही नहीं आती है, लाइट आती है तो फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता है। यानी बहुत सारी गाँव में अभी समस्याएँ हैं, कई बार बराबर इंटरनेट नहीं आता है, जिस वजह से भी समस्या हमें देखने को मिलती है और ये समस्या एक गंभीर विषय बन जाती है। आगे चलते हैं। अब सोचो आपके पास संसाधन नहीं तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे? ज्ञान है लेकिन संसाधन नहीं है। फिर इसमें आता है इंटरनेट के उपकरणों में कमी कैसे आती है? कैसे अभी सबके पास बराबर उपकरण नहीं है, आर्थिक विषमताएँ बहुत ज़्यादा हैं। तकनीकी समस्याओं की बात करेंगे, जैसे कमज़ोर नेटवर्क है, बिजली, इंटरनेट की अनियमित उपलब्धता है और तकनीकी खराबियाँ हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार अपनी क्लास 2-3 दिन के गैप पर हो जाती है। उसका कारण भी यही है कि हम गाँव से हैं और यहाँ कई बार लाइट नहीं आती है, जिस वजह से हम आपकी क्लास नहीं ले पाते हैं। कई बार लाइट आती है तो इंटरनेट नहीं अच्छा होता है, तो हम आपकी क्लास नहीं ले पाते हैं। यानी हमारी पढ़ाने की इच्छा है, लेकिन तब भी हम आपको वो चीज़ नहीं पहुँचा पाते हैं। आगे इसमें देखते हैं, गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ। ये क्या होती हैं? जैसे प्रत्यक्ष संवाद का अभी अभाव है। प्रत्यक्ष संवाद मतलब ये है कि सामने से पूछा-समझा तो जाए। विद्यार्थियों की एकाग्रता में भी कमी है। अभी उनको इतना इसको समझाया नहीं गया है, इतने इसकी गुणवत्ता नहीं बताई गई है, इसलिए वो भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं। व्यावहारिक शिक्षा की कुछ सीमाएँ होती हैं। सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ देखेंगे, जैसे स्क्रीन टाइम में वृद्धि हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति जब हर टाइम उसको देखेगा, हर टाइम जब लैपटॉप देखेगा, हर टाइम जब सिस्टम देखेगा, हर टाइम कंप्यूटर देखेगा, तो उसके इस समय में थोड़ा वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम देखते हैं कि आँखों एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। यानी लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करने से आँखों में असर पड़ता है, स्वास्थ्य कई बार खराब होता है, सामाजिक संपर्क में कमी आ जाती है। हर टाइम जब आप इंटरनेट में बैठे रहोगे, हर टाइम जब लैपटॉप के सामने बैठे रहोगे, तो आपकी अब चूँकि अकेले पढ़ते हो, यहाँ पर एक बच्चा अकेले पढ़ता है, इसलिए वो सामाजिक रूप से कटने लगता है। जब कोई बच्चा क्लास के बच्चों के साथ पढ़ता है, यानी वो सामाजिक रूप से भी उससे जुड़ता है, तो एक यहाँ पर इसकी कमी देखी जाती है। अब ये 4 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, ये अकेला बच्चा पढ़ रहा है, इसका आपसी संपर्क सबसे कट जाएगा। साइबर सुरक्षा की बात करेंगे कि जैसे डेटा गोपनीयता का खतरा है, इसमें सारा डाटा वो अपना इस ऑनलाइन कर देता है, तो उसकी गोपनीयता पर भी एक सवाल उठ सकते हैं या गोपनीयता उसकी भंग हो सकती है। फिर हम साइबर अपराध की बात करेंगे। ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं डिजिटल सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी बात करेंगे। समाधान और सुझाव आपके यहाँ पर हम देखेंगे। सुझाव ऐसे होने चाहिए जो अधिकारी स्तर के हों। जैसे लगे कि कोई अधिकारी सुझाव दे रहा है, आपका कोई भी शब्द यहाँ पर बने, इसमें या जीएस में, वो आपका इसी स्तर का होना चाहिए। ऐसा ही आपका होना चाहिए जैसे कोई अधिकारी उत्तर लिख रहा है। क्योंकि आज आप अभ्यर्थी हो, कल को अधिकारी बनोगे, तो आपकी यही चीज़ें वहाँ पर मूल में आती हैं। डिजिटल अवसंरचना का विस्तार होना चाहिए, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए। अगर रिचार्ज लगातार महँगे होते रहे, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। डिजिटल साक्षरता अभियान की बात करेंगे, शिक्षकों का तकनीकी प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी शिक्षक भी प्रशिक्षित हों, तभी वो हमें बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत करना रहेगा कि डाटा चोरी वाली समस्याएँ खत्म हों, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन शिक्षा का संतुलित मिश्रण होना चाहिए। इस प्रकार हमने क्या किया, एक अंत में निष्कर्ष लिखा और हमने एक निबंध पूरी रूपरेखा में समझ लिया। हमने क्या किया है, रूपरेखा तैयार कर लिया है, अब हम शब्द रचना करेंगे। जो शब्द रचना करेंगे वही हमारा निबंध बनने वाली है। एक-एक शब्द लिखकर हम देखेंगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जीआईसी के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आपके लिए ई बुक तैयार करा दी गई है। इसमें
आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, 70 निबंध आपको मिलने वाले हैं। देखिए समय कम है, हम अगर इनको पढ़ाएँगे तो 70 दिन लग सकते हैं। आपके पास समय कम है, ई-बुक से आप उसको जल्दी तैयार कर सकते हो। इसमें पूरे आपके प्रारूप का ध्यान रखा गया है, क्रम का ध्यान रखा गया है, आपके शब्दों का ध्यान रखा गया है, सूक्तियों का प्रयोग किया गया है, यानी एक बेहतर आपके लिए गाइड ये हो जाएगी। जैसे हम यहाँ समझाते हैं, ऐसे भाषा वहाँ पर रखी गई है। चलिए, टॉपिक है हमारा डिजिटल शिक्षा अवसर और चुनौतियाँ। सबसे पहले देखते हैं सूक्ति कौन-सी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ई-बुक में आपके बिल्कुल अलग प्रकार के निबंध हैं, जो चीज़ें यहाँ कम रह जाती हैं, नहीं सिखा पाते हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उसी का है जो आज इसकी तैयारी करता है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह सभी तक समान रूप से पहुँच सके, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना हमारी कैसी होगी? ऐसी होनी चाहिए जो विषय को विधिवत बताए। वर्तमान समय को डिजिटल युग कहा जाता है। जीवन का लगभग प्रत्येक क्षेत्र तकनीकी से प्रभावित हो चुका है और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही है। इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था को नई दिशा दी है। अब ज्ञान केवल विद्यालयों और पुस्तकालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक क्लिक पर उपलब्ध है। डिजिटल शिक्षा ने सीखने की प्रक्रिया को अधिक लचीला, सरल और सुलभ बनाया है। विशेष रूप से महामारी के दौरान इसकी उपयोगिता स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज डिजिटल शिक्षा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। हालांकि इसके अनेक लाभ हैं, लेकिन कई गंभीर चुनौतियां भी सामने हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। जो प्रस्तावना रहेगी वो टॉपिक पर रहती है। टॉपिक जो बताएगा उसी को आपको समझाना है। आगे देखते हैं। डिजिटल शिक्षा का अर्थ है तकनीकी साधनों के माध्यम से शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करना। इसमें ऑनलाइन कक्षाएं, ई-पुस्तकें, वीडियो व्याख्यान, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल प्रयोगशालाएं तथा डिजिटल अध्ययन की सामग्री शामिल होती है। इससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय और किसी भी स्थान से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसने शिक्षा को अधिक लचीला और सुलभ बनाया है। डिजिटल शिक्षा का सबसे बड़ा अवसर शिक्षा की व्यापक पहुंच है। पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बड़े शहरों और प्रतिष्ठित संस्थानों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब दूर दराज के क्षेत्र के विद्यार्थी भी श्रेष्ठ शिक्षकों के व्याख्यान सुन सकते हैं। इससे शिक्षा में समान अवसरों की संभावना बढ़ी है। समय और स्थान की सीमाएं समाप्त होने से कामकाजी लोग, गृहिणियां तथा अन्य शिक्षार्थी भी अपनी शिक्षा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी, आपको सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। डिजिटल शिक्षा गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में भी सहायक है। विद्यार्थी वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कठिन विषयों को बार-बार देखकर समझने की सुविधा पारंपरिक शिक्षा में संभव नहीं थी। इससे सीखने की गुणवत्ता और आत्मनिर्भर अध्ययन की प्रवृत्ति दोनों विकसित होती है। यह शिक्षा प्रणाली कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के समय में डिजिटल साक्षरता, प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकी कौशल रोजगार के लिए अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। डिजिटल शिक्षा विद्यार्थियों को इन आधुनिक कौशलों से जोड़ती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलता है। आगे चलते हैं। डिजिटल शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को भी गति देती है। इंटरनेट के माध्यम से देखिए, जो ऊपर हम समझते हैं ना, उसी को भाषा देते चलते हैं, इसलिए हमारे लिए आसान रहता है। पीडीएफ आपके काम आएगी जब आप अभ्यास करोगे। सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपको सारी क्लास लगातार मिलती रहेंगी। विश्व भर के शोध पुस्तकें और अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। विद्यार्थी और शोधकर्ता नवीन ज्ञान से जुड़ते हैं तथा वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं। इससे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी डिजिटल शिक्षा उपयोगी है। ई पुस्तकों और डिजिटल नोट्स के कारण कागज की आवश्यकता कम होती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और हरित विकास को बढ़ावा मिलता है। देखो, एक चीज समझो भैया, सब बच्चे निबंध लिखेंगे, आप कुछ तो अलग लिखो ना जिससे अच्छे नंबर मिले, ये भी तो समझो। कुछ तो अलग लिखना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। आगे चलते हैं।
प्रशासनिक कार्यों में भी डिजिटल प्रणाली समय और लागत दोनों की बचत करती है। यद्यपि डिजिटल शिक्षा अनेक अवसर प्रदान करती है, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या डिजिटल विभाजन है। आज भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में तेज इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्ट फोन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य परिवारों के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा तक समान पहुंच संभव नहीं हो पाती। इससे शिक्षा में असमानता बढ़ने का खतरा बढ़ता है। आगे चलते हैं। तकनीकी समस्याएं भी डिजिटल शिक्षा की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। बिजली की अनियमित आपूर्ति, इंटरनेट की धीमी गति तथा तकनीकी खराबियां ऑनलाइन अध्ययन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, मानसिक थकान बढ़ती है तथा विद्यार्थियों का सामाजिक संपर्क भी सीमित हो जाता है। डिजिटल शिक्षा में प्रत्यक्ष संवाद का अभाव भी एक चुनौती है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच व्यक्तिगत संपर्क कम होने से कई बार विषयों की गहराई से समझ विकसित नहीं हो पाती। प्रयोगात्मक विषयों तथा प्रयोगशाला आधारित शिक्षा में डिजिटल माध्यम पूरी तरह प्रभावी सिद्ध नहीं होते। साथ ही साइबर अपराध, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं भी डिजिटल शिक्षा के सुरक्षित संचालन के लिए चिंता का विषय हैं। इन चुनौतियों का समाधान समन्वित प्रयासों से संभव है। सरकार को डिजिटल अवसंरचना का विकास करना चाहिए तथा प्रत्येक विद्यार्थी तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सुविधा पहुंचानी चाहिए। शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का संतुलन समन्वय अपनाकर शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अंततः कहा जा सकता है कि डिजिटल शिक्षा शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। यह ज्ञान को अधिक सुलभ, लचीला और आधुनिक बनाती है। यदि इसके अवसरों का सही उपयोग किया जाए और चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जाए, तो डिजिटल शिक्षा न केवल गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तैयार करेगी, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि तकनीक और शिक्षा का संतुलित समन्वय स्थापित कर प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जाए। इस प्रकार आपका यह निबंध पूरा होता है। 2-3 बार अब आपको अभ्यास करना है। पहली बार आप आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। पीडीएफ के लिए आपको ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। ऐप पर आपको यूपीएससी, पीएससी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, ई-बुक आपके मिलते रहेंगे जो आपके अभ्यास में काम आएँगे। पसंद आया है तो लाइक करिए और लोगों को भेजिए जिससे सबको लाभ मिले। इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से लेकर अभ्यास कर सकते हैं। ये क्लास यहीं पूरी होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अभ्यास बनाए रखिए। धन्यवाद।